नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th और चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स विद्युत। ठीक है, सभी फॉर्मूलाज करने हैं और सभी न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, मतलब जो बेस बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और इस वीडियो में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वीडियो कम से कम 1-1.25 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, तो इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल करने सीखने हैं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। मतलब आप चाहे तो 1.5 की स्पीड में देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये वीडियो हर तरीके का क्वेश्चन आप देखो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैंने वैसे हर फॉर्मूला के ऊपर या हर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उसके ऊपर हम कोई 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला। अब देखो, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपका जो बेस है न्यूमेरिकल का, सबसे पहले ये माइंड में सेट कर लो कि न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या। पहली जो चीज़ है वो आपके सभी के सभी फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपके न्यूमेरिकल करने का तरीका, आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पहले हम सारे फॉर्मूलाज करते हैं। देखो, हमारा पहला फॉर्मूला, हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ा था विद्युत आवेश का। और विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर में N मल्टीप्लाइड बाय E। यहाँ पर ये जो N है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप 10 का निकाल रहे हैं, 15 का निकाल रहे हैं, 25 का निकाल रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये जो E है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है इसका मतलब? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी मात्रा, जिसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और विद्युत आवेश जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है, एसआई मात्रक भी बता दूंगा। चलो, सेकंड चीज है हमारे पास विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। और यहां से अगर हम Q की जगह पर NE लिखना चाहें तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा NE/T। ठीक है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, I = Q/T और NE/T। अगर हम यहां से I का एसआई मात्रक लिखें तो I का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिसने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए हम कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे, वो सारे कंसेप्ट्स हमारे इस वाली वीडियो से आएंगे। चैप्टर नंबर 12 की मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास 2 फॉर्मूला हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपना तीसरा फॉर्मूला। देखो, तीसरा फॉर्मूला, अच्छा यहाँ से एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, Q बराबर में IT। आने वाले कई फॉर्मूलाज में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम इसको वहां पर लिखेंगे। ठीक है, चलो, तब हम आते हैं अपने थर्ड। इसको ना आप कहीं साइड में कॉपी में नोट बनाकर लिख लेना। ठीक है, तो देखो, अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले फॉर्मूला पे। थर्ड वाला फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत विभवांतर का। इसे हम कहते हैं कार्य बटे में आवेश। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमें। देखो यार, विद्युत के फॉर्मूला बनाने में कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मूला निकालो, उसकी जगह पर दूसरे, मतलब उसी की वैल्यू आप दूसरे में पुट कर दो। अब देखो, जैसे हमने Q निकाल रखा है, Q बराबर में NE, तो हम Q की जगह पर NE लिख सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, जरा ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W बटे में NE, या फिर हमने Q की एक वैल्यू ये निकाली थी तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं W बटे में I और मल्टीप्लाइड बाय T। ये भी लिख सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, तो बस आप याद रखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसको रख दोगे तो ये जो चीज़ होती है W/T जो होता है ये पावर होता है, और यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा V बटे में P मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो P का फॉर्मूला जो आएगा वो VI आएगा। अगर हमें यहाँ से V निकालना होगा तो ये V बटे में I बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये चीज़ रख दें तो भी हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूलाज आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इन्हें लिख सकते हो। डायरेक्टली हम अगर लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे, प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको नहीं लिखना तो मत लिखो, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं मिलते हमें। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इसके ऊपर मिलेंगे और इसके ऊपर मिलेंगे। इसके ऊपर तो हमें कुछ फॉर्मूलाज ही डिराइव करने होंगे, W = VQ। ये फॉर्मूला भी इसी की तरह कई जगह आगे यूज होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन करने हैं इस वीडियो में हमने, लेकिन विद्युत परिपथ वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। और उसी वीडियो में, वो भी कम से कम 1 घंटे की वीडियो में बनाऊंगा। उसी वीडियो में कम से कम आपको यू लाइक आपने सुना होगा ना बुक। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको टफ से टफ क्वेश्चन करने का भी मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो हमारे 3 फॉर्मूला हो गए। हमारा जो चौथा फॉर्मूला है वो होता है हमारा ओम का नियम का। तो ओम का नियम होता है V बराबर में IR। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा V बटे में R। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा V बटे में I। ठीक है, वैसे विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, जिसने ये वीडियो देखी है उसको SI मात्रक तो पता होंगे पक्का। ठीक है,
जो चैप्टर वाली वीडियो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बता दूंगा। चलो तो जो विभवांतर होता है इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है। अब यहाँ से एक और नई चीज़ आई हमारे पास सामने निकल के, आर एक नई चीज़ होती है। आर का फॉर्मूला होता है आर को हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, और इसका फॉर्मूला होता है ओम, सॉरी ऐसा ही मात्रक होता है ओम, क्या क्या बोल देता हूँ यार मैं कभी कभी, ओम होता है इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं अपने पांचवें फॉर्मूला पर। ध्यान देना है, अपना पांचवा फॉर्मूला जो है वो प्रतिरोध का ही होगा, लेकिन उसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज आएगा। पांचवा फॉर्मूला जो है वो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूला से आप प्रतिरोध तब निकालेंगे जब आपको सुचालक की लंबाई वगैरह दी जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, सुचालक की लंबाई दी जाएगी तब आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, रो एल अपॉन में ए। यहाँ पर ये जो ए है, जैसे हमारे पास मान लो ये एक तार है, तार को आप ऐसे तो बनाएंगे, ये जो सर्कल है, ये जो गोल सा वृत्त जो है, ये जो वृत्त है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल यानी कि ए। तो अब ये वृत्त है तो ए की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, ए की जगह पर हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको आर डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा या ए डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर आर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। और आर तो आप जानते हैं त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। अगर आपको व्यास दे रखा हो, डायमीटर दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, d/2 करके आर निकाल लोगे, वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आपने मैथ्स में तो सीखा ही होगा इतना, ठीक है। अब ये जो चीज होती है इसे हम इसको ए बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें मोटाई के बारे में बोल दिया जाता है कि ये तार इतना मोटा है, मोटाई का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, और इसकी लंबाई तो हमें पता ही है एल। अब ये जो नई चीज दिख रही है आपको रो, ठीक है, ये रोने वाला रो नहीं है, इसको हम एक स्थिरांक होता है। अगला फॉर्मूला इसका करते हैं, इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता, ठीक है। अच्छा, इस आर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ओम, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर नीचे बता दिया ओम होता है। अब इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता हमारी होती क्या है, देखो ध्यान से सुनना है। प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है वो यहीं से हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आर ए बटे में एल। अगर हम ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर रखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर और अपॉन में एल। ये हमारा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया। और प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। ये हमारा छठा फॉर्मूला हो गया। अब जो 7th है हमारा वो है क्रम संयोजन। क्रम संयोजन में दो पार्ट आते हैं, आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर हम देखो, क्रम संयोजन के अंदर बेसिकली ये बोला जाता है कि आपके जो भी यंत्र आप यूज कर रहे हो, जैसे आप फ्रिज यूज कर रहे हो और चार्जर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो कौन से संयोजन में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत चैप्टर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, वीडियो जाके देख लो। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कंसेप्ट पर चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, हमारा सबसे पहला जो क्रम होता है, क्रम संयोजन होता है, उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम भाई, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे यंत्र कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरीके से लगे होते हैं, और सबका एक अपना प्रतिरोध होता है जिसे हम R1, R2 और R3 कह सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहां पर हम निकालते हैं अधिकतम कुल प्रतिरोध। तो अधिकतम कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। श्रेणी क्रम में बोला जाता है अधिकतम कुल प्रतिरोध, इसे बोलेंगे अधिकतम कुल प्रतिरोध। EFF इसलिए लिखा है क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये जो हमारा फॉर्मूला ये Rn तक जाएगा, यानी कि आप कितने प्रतिरोधक लगा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितने यंत्र लगा रहे हो। आपने 10 लगा लिए तो आप 10 तक प्लस करके जाओगे, R10 तक जाओगे, 15 लगा लिए तो R15 तक जाओगे, ये चीज डिपेंड करती है। अब एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखोगे यार, कि जो ReFF होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, यानी कि R1 से भी बड़ा होता है और R2 से भी बड़ा होता है और R3 से भी बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा होगा ये, सबसे मतलब कैसे बड़ा होगा, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो ये 5 ले लिया हमने, ये 10 ले लिया और ये 15 ले लिया, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये 10 और ये 10 ओम, अच्छा ये 10, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम, ठीक है, हमने ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसका अधिकतम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो निकालो अधिकतम कुल प्रतिरोध, दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों कितने हो गए, 15 हो गए, 15 और 15 30 हो गया। तो हमारे पास जो अधिकतम कुल प्रतिरोध आया वो कितना आया, 30 आ गया। लेकिन अब ये 30 R1 से बड़ा है या छोटा, R1 कितना, 5 है, तो R1 5 है, तो हम क्या कह देंगे, R1 भाई 5 है तो 30 तो 5 से बड़ा ही होता है ना। 5 क्या है हमारा, R1 है, तो R1 से भी बड़ा हो गया। इसी तरीके से अगर हम R2 से कंपेयर करें तो R2 से भी बड़ा है, देखो R2 10 है, ये 30 है, और ये R3 से भी बड़ा। तो वही तो बात बोली मैंने कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा होगा, इसीलिए इसको अधिकतम कुल प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यार हमसे ना कभी कभी यंत्र की संख्या पूछ लेते हैं कि आप श्रेणी क्रम में कितने यंत्र लगाएंगे और पार्श्व क्रम में कितने यंत्र लगाएंगे, ताकि आपको जो ये ReFF है इतना मिल जाए। हमसे पूछा होगा, अगर ये नहीं दिया होगा हमें, कभी कभी ऐसा होगा कि हमें ये नहीं दे रखा होगा, लेकिन वहां पर विद्युत धारा और विभवांतर दे रखा होगा, ताकि हम ओम का नियम लगाकर ये चीज निकाल सकें, ठीक है। चलो अब उस समय पर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को अब बोल दिया कि आपके जो जितने
भी यंत्र आपने लगाया ना उनका प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, हमें बोला जाएगा कि इनका प्रतिरोध जो है वो कैसा है, बिल्कुल समान है। यानी कि अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी R होगा और इसका भी R होगा। नहीं समझे? अगर इसका प्रतिरोध 5 ओम है तो इसका भी प्रतिरोध 5 ओम होगा, इसका भी 5 ओम होगा। बात समझ में आई? आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाने के बाद आपने एक पेन खरीदा, आप स्टेशनरी की दुकान पे चले गए, मार्केट छोड़ो, स्टेशनरी की दुकान पे चले गए, आपने 5 रुपए का एक पेन खरीदा, तो 10 पेन आप कितने रुपए के लेके आओगे? 10 × 5। अगर आपसे मैं बोलूं कि 3 पेन की मुझे कॉस्ट बताओ तो 3 × 5। तो बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि यहाँ पर एक यंत्र है उसका प्रतिरोध है R, तो 5 यंत्रों का कितना होगा? 5 × R। 6 यंत्र का कितना होगा? 6 × R। तो अगर मैं पूछूं n यंत्र का कितना होगा भाई, तो n × R होगा। ठीक है, यानी कि अगर n यंत्र का आपसे प्रतिरोध में पूछ लूं तो कितना होगा? n × R, और ये होती है हमारी ReFF की वैल्यू। बात समझ में आई आपको कि ये NR कहाँ से आता है? हमारा NR जो है ये डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड क्या करता है, मतलब ये जो चीज़ होती है ये हमारे, जब हमें समान प्रतिरोध वाली चीज़ें दी जाएंगी, मतलब हमें बोला जाएगा कि जितने भी आप यंत्र लगा रहे हो उनका प्रतिरोध क्या है? समान है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमसे बोला जाएगा ये n निकालो। n का मतलब है यंत्रों की संख्या, आपने कितने यंत्र लगाए हैं, और ये जो R है ये है एक यंत्र का प्रतिरोध। बात समझ में आई? R जो है ये है एक यंत्र का प्रतिरोध लेकिन जो n है ये है यंत्रों की संख्या। ठीक है, और ये जो ReFF आपको दिख रहा है ये तो आप जानते ही हैं, अधिकतम कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम के लिए 5 क्रम में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। हमसे बोला जाएगा कि आप n निकाल के बताओ, हमें ये चीज़ दी जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं दी जाएगी तो हमें V दिया जाएगा, यानी कि विभवांतर दिया जाएगा या फिर विद्युत धारा दी जाएगी। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने सेकंड के ऊपर। तो हमारे पास है सेकंड, हमारा होता है पार्श्व क्रम। क्या होता है हमारा? पार्श्व क्रम। अब देखो पार्श्व क्रम के अंदर जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये ऐसे करके ये यंत्र जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी, अच्छा ये यंत्र का मतलब ना कोई भी यंत्र हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये प्रतिरोधक ही हो, ये फ्रिज भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, क्योंकि सबका अपना प्रतिरोध होता है ना। ठीक है, तो ये प्रेस भी हो सकती है कपड़े वाली, ठीक है, और ये आपका फ्रिज हो सकता है, ये टीवी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रतिरोधक ही हो। ठीक है, कोई भी यंत्र हो सकता है। चलो हम क्या कह देंगे इसको? R1, इसको हमने कह दिया R2 और इसको हमने बोल दिया R3। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में न्यूनतम कुल प्रतिरोध निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? न्यूनतम कुल प्रतिरोध। इसे भी ReFF लिखते हैं। पार्श्व क्रम में निकाला है इसलिए 1/ReFF होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूनतम कुल प्रतिरोध। आप समझ ही गए होंगे क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और डॉट 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 कहाँ तक? 1/Rn तक। यानी कि आपने 12 लगा दिए, 15 लगा दिए, वहाँ तक आप इसको लेके जाओगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? चलो अब एक बात, वही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे छोटा होगा। श्रेणी क्रम में ये सबसे बड़ा था, यानी कि R1 से भी बड़ा था, R2 से भी बड़ा था, R3 से भी बड़ा था, लेकिन पार्श्व क्रम के अंदर ये सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसको न्यूनतम कुल प्रतिरोध कहा जाता है। मैंने बोला था ना, बात समझ में आ गई होगी, वो इसीलिए बोला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 से भी छोटा, R2 से भी छोटा, R3 से भी छोटा, और जितने भी आप लगाओगे उन सभी से ये छोटा रहेगा। ठीक है, उन सभी से छोटा होगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब जैसे मान लो यहाँ पर भी हमें बोल दे कि भाई आप समान प्रतिरोध वाले यंत्र लगा दो, तो उसके लिए जो आप फॉर्मूला लिखोगे बस क्या लिख दोगे? ReFF, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n × 1/R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा जब भी हमें यंत्रों की संख्या निकालने को बोला जाएगा। जैसे अगर बोल रहे हैं यंत्रों को आपने पार्श्व क्रम में लगा दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ये दे रखा होगा आपको, ये नहीं दे रखा होगा तो आपको विभवांतर और आपकी विद्युत धारा दे रखी होगी ताकि आप इसको निकाल सको। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा देना, बस खत्म हो जाएगा। अभी NCERT का 10th क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो हमारे कितने फॉर्मूला होगा? क्रम संयोजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्रम संयोजन के बाद तो अब जो फॉर्मूला आएंगे वो तो इजी से है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो अब जो हमारा 8वां फॉर्मूला आएगा वो है जूल का तापन नियम। क्या है हमारा 8वां फॉर्मूला? हमारा 8वां फॉर्मूला है जूल का तापन नियम। जूल का जो तापन नियम होता है वो बहुत इजी सी चीज़ है, हम बोलते हैं H = I²RT। ठीक है, यहाँ पर ये जो H है इसका मतलब है ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसा माना जाता है, जूल ने ऐसा अज्यूम किया था कि, मतलब अज्यूम क्या किया था, जो जूल एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा बताया था कि कभी कभी ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो आपका जो फ़ोन है जब आप उसे चार्जिंग में लगाते हो तो थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है ना वो, तो हम ऐसा मान के क्या चलते हैं यार, ऐसा होता है कि जब भी विद्युत धारा कहीं से आती है तो उसके 2 भाग होते हैं। ये चैप्टर में मैंने करा रखा है, वैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए इसलिए दे रहा हूँ। तो हम मान के चलते हैं कि
जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो काम करने में लग जाती है, जैसे मान लो आपका फ़ोन चार्ज करना है तो फ़ोन चार्ज ही करेगी, और एक पार्ट जो होता है उसका एक जो भाग होता है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये उसी का फॉर्मूला है जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I2R मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये आया कहाँ से, चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था W=VQ, ठीक है, बोला भी था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बनता है। देखो इस W को हम मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कार्य हुआ होगा ये ऊष्मा में परिवर्तित हो गया होगा। अब जब ये ऊष्मा में परिवर्तित हो गया तो हमने इसको क्या लिखा, VQ लिखा। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर में क्या, IT पढ़ा था, ये पढ़ा था एक और फॉर्मूला, ठीक है, Q बराबर में IT एक और फॉर्मूला पढ़ा था भाई। अब इस Q की जगह पर हम ये लिख दें तो ये हो जाएगा H बराबर में VIT। तो हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा निकालने का पहला फॉर्मूला मिल गया मुझे, क्या, H बराबर में VIT, ठीक है। अगर मैं V की जगह पर ओम का नियम लगाऊं तो V की जगह पर ओम का नियम लगाने पर ये मुझे मिल जाएगा I2RT, ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो लगा के देख लेना। अगर मान लो अगर मैं I की जगह पर ओम का नियम लगा दूं तो I की जगह पर अगर मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा V²R/T, ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा निकालने के हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं, VIT, I2RT और V²R/RT, ठीक है। ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज होते हैं। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिक, ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला थे यार, ये फॉर्मूला बहुत ईजी थे, नोट कर लेना, ठीक है। अब जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो होता है विद्युत शक्ति का। किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को मतलब शक्ति जो होती है, शक्ति को कहा जाता है कार्य करने की दर, ठीक है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। आप यहाँ पर W की जगह पर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो W की जगह पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका VQ और अपॉन में T। अब ध्यान से देखो, ये जो Q अपॉन में T है, ये फॉर्मूला देखा सा नहीं लग रहा, कहाँ देखा था बताओ, यहाँ नहीं देखा था आपने, I=Q अपॉन में T, ठीक है, यहाँ देखा था। तो यहाँ से हम देख के क्या लिख सकते हैं, इस Q अपॉन में T की जगह पर I लिख सकते हैं। तो पावर का जो हमारा शक्ति का जो पहला फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, VI आ गया। बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर। अब आप क्या करो, एक बार V की जगह पर ओम का नियम लगा लो तो ये बन जाएगा I²R, ठीक है। एक बार कोई बच्चा कहेगा कि मैं I की जगह पर ओम का नियम लगाऊंगा तो ये बन जाएगा V²/R, ठीक है। तो हमारे पास पावर यानी कि विद्युत शक्ति निकालने के भी तीन फॉर्मूलाज आ चुके हैं। और ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। पावर यानी कि शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो होता है वॉट, इसे कैपिटल W से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये W अलग है, ये W अलग है, ये कार्य है और वो उसका SI मात्रक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो तो हमारे पास विद्युत शक्ति हो गई। अब एक लास्ट फॉर्मूला करेंगे, लास्ट फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आ जाते हैं लेकिन NCERT में नहीं दिया हुआ, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, NCERT में आपको पूरे कंप्लीट फॉर्मूलाज नहीं दे रखे हैं, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं। अब ऐसा माना जाता है, देखो हमने यहाँ पर क्या माना था कि सारा का सारा कार्य किस में मिल गया होगा, मतलब किस में परिवर्तित हो गया होगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो गया होगा। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा कार्य जो होगा वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया होगा। ये जो E है इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। मतलब जितना भी कार्य हुआ वो सब किस में परिवर्तित हो गया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अगर यहाँ से विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित हुआ तो हम शक्ति का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इस W की जगह पर मुझे E लिखना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, E अपॉन में T मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालूँ तो E की वैल्यू देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। P मल्टीप्लाइड बाई T हो गया। अब क्या करो आप, एक एक करके P की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर में अगर मैं P की जगह पर VI डालूँ तो क्या मिल जाएगा, VIT मिल जाएगा। ध्यान देना ये वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर आएंगे, ये तीन और वो तीन, ठीक है, ध्यान देना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, E की मतलब यहाँ जो P है इसकी जगह पर डाल रहा हूँ I²R, ठीक है। मैंने P की जगह पर लिख दिया I²R और ये वाला मेरा फॉर्मूला बन गया, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब तीसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। तीसरा वाला में हम P की जगह पर ये डाल देंगे V²/R, तो मैंने डाल दिया V²/R और T, हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन गया। देखो यार ये ऊर्जा है इसलिए इसका फॉर्मूला समान आ रहा है, ठीक है। ऊर्जा जो है उसको आप नष्ट थोड़ी कर सकते हो। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा ना, कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही मतलब उसको नष्ट कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर, ये ऊष्मीय ऊर्जा थी और ये विद्युत ऊर्जा है, तो रूप ही तो बदल रहा है, मतलब उसका मान थोड़ी बदलेगा। जो भी ऊर्जा होगी 10, मान लो जैसे 10 जूल की ऊर्जा है तो आप उसे बदल ही तो सकते हो, मतलब उसका रूप ही तो बदल सकते हो, मान थोड़ी बदल सकते हो। ऐसा तो नहीं क्या आप 10 से उसको 15 कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये हमारे सभी फॉर्मूलाज थे। अब एक फॉर्मूला रह गया है हमारा, वो फॉर्मूला मैं आपको न्यूमेरिकल करते टाइम कराऊंगा, उसका रीज़न भी वही बताऊंगा क्यों कराया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स।
अपना पहला बेस था न्यूमेरिकल करने का वो क्लियर कर लिया अच्छे से, फॉर्मुलाज आपको सारे याद हो चुके होंगे, ठीक है। आपने बनाना भी सीख लिया होगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या मतलब किस तरीके से फॉर्मुलाज को लर्न करना है। अब हम यहाँ से अपना दूसरा जो बेस है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो मैं आपको अब सिखाऊंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, जो बेसिक कंसेप्ट होता है बस कंसेप्ट को समझ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बस उस चीज़ को समझ लेना और कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं रुकेगा, सारे न्यूमेरिकल्स आप कर दोगे ईजिली, ठीक है। देखो सबसे पहला जो स्टेप होगा इस तरीके के अंदर, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ना क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लो, कम से कम 2 बार। देखो फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है वो यही होता है, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और क्वेश्चन में समझो कि हमें कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है ये समझो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेंगे। चलो हम पढ़ लेते हैं भाई। 20 सेकंड तक बाहरी स्रोत से जुड़ा होने पर किसी सुचालक में 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन होता है। सुचालक में विद्युत धारा ज्ञात करें। चलो वैसे तो एक बार में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए एक बार में पता चल गया, लेकिन अगर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता तो एक बार में पता नहीं चलता, इसलिए बोल रहा हूँ 2 बार पढ़ना, ठीक है। चलो तो हमें दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको जितनी भी चीजें दी हुई हैं उन सबको आप बाहर निकाल के लिखो। देखो तो हमें क्या दिया हुआ है भाई, 20 सेकंड। 20 सेकंड का मतलब क्या है, 20 सेकंड मतलब एक टाइम दे रखा है हमें, तो मुझे क्या दे रखा है, टी दे रखा है, यानी कि कितना, 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है। 20 सेकंड तक बाहरी स्रोत से जुड़ा होने पर किसी सुचालक में, कोई सुचालक है जिसके जो 20 सेकंड तक बाहरी स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाहरी स्रोत से जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन हो रहा है, यानी कि हमें n की संख्या दे रखी है कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वहां पर। मैंने आपको बताया था ना कि n जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमें n दे रखा है, n कितना है भाई, 6 × 10⁻46। ये बात समझ में आया आपको, कैसे निकालना है ध्यान से, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन होता हो गया, ठीक है। मार्क कर लेना आप, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे ही मार्क कर लेना, पेंसिल से कर लेना, पेन से कर लेना वो। देखो अब सुचालक में विद्युत धारा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है भाई, हमें सुचालक में विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो मैंने लिख लिया विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा मैं लिख लेता हूं, यहां पर मुझे निकालना है विद्युत धारा। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि आप चेक करेंगे इनके एसआई मात्रक या एसआई मात्रक से, चलो फॉर्मूला वाला कर लेते हैं तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको फॉर्मूला कैसे देखना है। देखो फॉर्मूला से पहले आपको जो चीज निकालनी है ना उसके फॉर्मूला चेक करो, ठीक है। उसके कितने फॉर्मूलाज आपके पास हैं और कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो आई के कितने फॉर्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं, जो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। एक आई का फॉर्मूला होता है Q/T, ये वाला फॉर्मूला होता है आई का, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था Ne/T, ठीक है। और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ओम के नियम का, ठीक है। ओम का नियम का फॉर्मूला था V/R, ठीक है। चलो हमारे पास आई के ये फॉर्मूला है 3, जो मेन 3 फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ दोबारा, हमें क्या क्या दिया हुआ है अब हम वो चेक करेंगे। देखो हमें Q दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले फॉर्मूला में Q है, पहले वाले फॉर्मूला में Q हमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या करें भाई, Q तो नहीं हो सकता, तो पहला वाला फॉर्मूला मैं क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे Q नहीं दिया। हाँ T दिया हुआ है, तो मैं T को यूज करके Q थोड़ी निकाल सकता हूँ। हालांकि आप पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वो भी मैं करा दूंगा अभी, ठीक है। कैसे मतलब कैसे निकालेंगे वो भी करा दूंगा, ठीक है। देखो अब दूसरा फॉर्मूला के लिए मुझे दिया गया है N है, बिल्कुल है मेरे पास N, और T भी है मेरे पास, और E की वैल्यू मुझे पता होती है, तो मैं सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें फॉर्मूला चूज करना है कि आप फॉर्मूला चूज कैसे करो, मतलब लगाओगे कैसे, कौन सा फॉर्मूला हम ज्यादा अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि यार देखो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर Q अलग से निकालना पड़ेगा NE करके, क्योंकि Q बराबर में NE होता है ना। जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं पहले Q की वैल्यू निकालूंगा फिर ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो वो भी सही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा हो जाता है। तो आप ऐसा फॉर्मूला देखो जिससे आपका टाइम बचे, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होगा, जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स खत्म करने होंगे आपको, ठीक है। चलो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे अब देखो, अच्छा हमने फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो Ne/T ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। और SI मात्रक I का क्या होना चाहिए भाई, एम्पियर होना चाहिए। अब चौथा स्टेप ये होगा कि आप जितनी भी चीजें आपको दे रखी थी ना सबके SI मात्रक चेक करोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, चौथे स्टेप में आप सबके सब SI मात्रक चेक करोगे कि सबके सब SI मात्रक बिल्कुल ठीक है, या हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि SI मात्रक कभी कभी दूसरे दे रखे होते हैं तो हमें चेंज भी करना होता है। देखो अब T समय का जो SI मात्रक है वो सेकंड होता है, बिल्कुल ठीक है। अभी क्योंकि ये n है, किसी चीज़ की संख्या है, तो संख्या का SI मात्रक तो होता नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँ ना कि आपको एक 10 का मुझे SI मात्रक बताओ, इसका SI मात्रक बता सकते हो नहीं ना, तो किसी संख्या का SI मात्रक नहीं होता, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। अब हमें ये तो निकालना ही है, तो डायरेक्टली लगा दो बस। अब जो E होता है, E ये जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻−19। ये मैंने आपको कराया था, ठीक है। इसका जो चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो इतना होता है ना, तो इसका भी कूलम में होता है, तो हमने लिख लिया भाई कूलम में। अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, जो आपको दे रखा है बस लगाओ, लिखो। तो हमें n दिया हुआ है भाई, n कितना है, मैं n की जगह पर n लिख लेता हूँ 6 × 10⁻46, ठीक है, मैंने लिख लिया n।
और आगे क्या कर लेते हैं फिर, अब ई लिख लेते हैं। ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है, कूलम। आगे देख लेते हैं फिर, आगे हमें टी नीचे लिखना है, तो टी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका एक जीरो निकाल लो, मतलब देखो हम 46 किसी, अगर 10 पावर 46 है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 पावर 45 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा, ऐसे लिखने के बाद अपॉन में क्या चल रहा है, 20 चल रहा है, तो एक जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास यहाँ पर पावर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कैसे करते हैं कैलकुलेशन पावर की, ऐसे कर लेना। अब देखो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया। अब आपको अगर ये पावर वाली चीज़ों से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप क्या कर लो, पावर वाले नंबर्स को एक साथ लिख लो। अच्छा हाँ, ब्रैकेट वाले को मत लिख देना, चलो अभी बताऊंगा। देखो पावर वाले नंबर्स को एक साथ लिख लो, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखो। 3 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 45 और मल्टीप्लाई 10 पावर -19। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर देखो ये दोनों प्लस में हो ना तो मत लिख देना गलती से, ठीक है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों को हमें ऐड करना होगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों नंबर की, और डायरेक्टली हम पावर वाली चीज़ों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मैथ्स लगेगी यहाँ पर, जो आपने बेसिक रूल्स पढ़ रखे हैं मैथ्स के, वो थोड़े बहुत लगेंगे पावर वाले। जैसे अगर हमारे पास पावर में अगर बेस सेम होता है और हमारे पास है मल्टीप्लाई, a की पावर m और a की पावर n, दोनों क्या हो जाते हैं, a की पावर m प्लस n हो जाते हैं, तो ये बेस लगेगा आपका थोड़ा सा। तो यहाँ से हमारे पास देखो बेस जो है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सेम है, आधार जो है बराबर है दोनों का। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि जो इनकी जो भी आपकी घात है वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 48, ये हो जाएगा 4.8, मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से अब देखो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 45 और -19। -19 क्यों लिखा, क्योंकि प्लस हो रहा है तो ब्रैकेट से बाहर माइनस आ जाएगा। ये आपको यार बेसिक कैलकुलेशन है, मैं करा रहा हूं बस आपको। ठीक है, चलो तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर 26। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और हमने क्या निकाला है, करंट निकाला है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहन में इतनी होगी 20 सेकंड के लिए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी, ये हमारी विद्युत धारा निकल के आ गई। ठीक है, विद्युत धारा, और इसमें हम फॉर्मूला क्या वो मतलब इसका जो SI मात्रा है वो क्या लिखेंगे, एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और SI मात्रा को लिखना जरूरी होता है, इसके भी नंबर होते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया बहुत ईजी तरीके से, कुछ भी नहीं था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अगर किसी को ये नहीं करना तो आगे वो जंप कर सकता है, थर्ड क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप पहुंच जाओ, थर्ड फोर्थ पे। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो कर लो, ये वैसे मैं बिगिनर्स मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर उसके लिए करा रहा हूँ। देखो तो हमें बोल रखा है 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम का आवेश लाने में कितना कार्य होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमें बोल रखा है 15 वोल्ट विभवांतर को लिखते हैं V से, और हमें 15 वोल्ट दिया हुआ है, मैंने इसलिए लिख लिया 15 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम का आवेश लाने में कितना कार्य होगा, कितना आवेश चाहिए हमें, 3 कूलम का चाहिए, तो हमने लिख लिया Q बराबर में 3 कूलम। ठीक है, हमें दे रखा है आवेश Q से, आवेश को Q से तो लिखते हैं, और हमें पूछा है कितना कार्य होगा, मतलब W निकालना है तो W लिख लिया। अब W का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है V मल्टीप्लाइड बाय Q। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, 3 मल्टीप्लाई, अच्छा V कितना है, V हमें दे रखा है 15 वोल्ट। SI मात्रक चेक करके लगाना, ठीक है, बिना SI मात्रक चेक करे मत लगाना। तो SI मात्रक वोल्ट है, Q क्या है, मतलब Q का SI मात्रक कूलम होता है, कूलम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कूलम। ठीक है, कितना आ गया, मल्टीप्लाई 3 कूलम आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 45 यानी कि 45, और हमने W निकाला है, जो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो आपको पता होगा ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया जूल। तो 45 जूल का कार्य होगा 3 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच लाने में। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा काम तो बेस से कराना ना, बिल्कुल, इसलिए चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है जब कोई हीटर स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर है वो 75 वोल्ट है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 75 वोल्ट, अच्छा ये 75 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर गलती कर रखी है मैंने, यहाँ पर 150 आएगा, 150 आएगा। ठीक है, अगर उसे बढ़ाकर हम 150 कर दें, ठीक है, बढ़ाकर आपने क्या कर दिया, 150 वोल्ट कर दिया, तो हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, जब कोई हीटर स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 75 वोल्ट है। दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यदि विभवांतर
विभवांतर को बढ़ाकर 150 वोल्ट कर दें तो हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व करना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि विद्युत धारा और विभवांतर का क्या रिलेशन होता है। तो हमने ओम के नियम में पढ़ रखा है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी यूज होंगे, यानी कि ओम का नियम, जैसे ओम का नियम कहता है कि जो विद्युत धारा होती है और जो वी होता है, यानी कि जो विभवांतर और विद्युत धारा होती है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि जैसे आप बढ़ाओगे वैसे ये बढ़ेंगे। अगर आपने इसको डबल किया तो ये भी डबल होगा। ठीक है, तो देखो हमने इसको डबल नहीं कर दिया, यहाँ पर 75 वोल्ट था तो इसको ये डबल कर दिया हमने, तो यहाँ पर जो आई होगा वो भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप 1 नंबर में आएगा तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि यार कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि आपने इसको ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपको ये चीज़ सॉल्व करके दिखानी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखना क्या कि जो विद्युत विभवांतर होता है और विद्युत धारा होती है ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं, मतलब होते हैं। और जब भी आपको इन दोनों का रिलेशन बोला जाए क्वेश्चन में, आपको विद्युत धारा और विभवांतर दें तो आप ध्यान रखना कि ये कंसेप्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो तो हमें पहला पार्ट दे रखा है कि एक हीटर है, जब उसमें 5 एम्पीयर की विद्युत धारा है तो वो जो विभवांतर है वो 75 वोल्ट का ले रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या लिख लेते हैं, पहला केस लिख लेते हैं, पहली बार में फर्स्ट केस हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टाइम पे जो विद्युत धारा है उसकी, अच्छा ये मैं यहाँ एस टी लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो पहले टाइम पे विद्युत धारा है वो है उसकी 5 एम्पीयर। ठीक है, मतलब उस हीटर के अंदर 5 एम्पीयर का करंट चल रहा है, विद्युत धारा चल रही है, तो उसका जो विभवांतर है वो है 75 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब हमने दूसरे केस में किया, दूसरे केस में हमने क्या कर दिया भाई, विभवांतर को बढ़ा दिया। विभवांतर को बढ़ाने के बाद वो क्या हो गया, 150 वोल्ट हो गया। देख लो ना, दो ही केस तो बनेंगे। पहला केस था जब 75 है, 75 है, दूसरा केस तभी तो होगा जब 150 होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है आई। ठीक है, तो वैसे तो मैं आंसर आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो मैंने लिख भी दिया गलती से। ठीक है, तो आई हमें निकालना है यहाँ पर। तो आई कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा। हमने आई निकालने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अब मुझे वी दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, आई के कुछ फॉर्मुलाज देखूंगा। आई का एक फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक है, ये मैं नहीं लगा सकता, सीधा सीधा देखते रिजेक्ट, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ, देखते रिजेक्ट हो गया। इज इक्वल्स टू और क्या होता है, NE/T, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास V/R, लेकिन मुझे इसमें ये दिख गया कि मेरे को V दिया हुआ है। ठीक है, और V दिया हुआ है और R तो किसी भी चीज़ का स्थिरांक होता है, यानी कि स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मेरे माइंड में ये आ गया कि यार ये जो हीटर है, ये हीटर चाहे किसी भी टेम्परेचर पे हो, इसका आर तो समान ही रहेगा। आप एक बात याद रखेंगे कि एक सुचालक के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर आप चाहो विद्युत धारा जितनी मर्जी बढ़ा लो, ये कंसेप्ट होता है, हमने पहले पढ़ रखा है, चैप्टर में पढ़ रखा है बहुत। मैंने बोला था ना, चैप्टर की वीडियो देख लो, कंसेप्ट यूज होंगे बहुत सारे, तो हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने होंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा था कि जो हमारा ये जो आर होता है, ये किसी भी विद्युत सुचालक में आप क्या करो, जैसे मान लो आपने विद्युत सुचालक के अंदर करंट बढ़ा दिया, चाहे आपने उसका विभवांतर बढ़ा दिया, लेकिन ये जो आर होता है ये उस पदार्थ का समान रहता है। ठीक है, आप चाहो तो हीटर का ही, हीटर को मान लो आपने हीटर में 10 एम्पियर का करंट दौड़ा लिया, ठीक है, और दूसरे टाइम पे आपने 15 एम्पियर का करंट दौड़ा लिया, जो आर होगा वो समान रहेगा, बात याद रखेंगे। अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये कैसे समान रहेगा, ये समान पदार्थ का होगा। ठीक है, पदार्थ का समान रहेगा। विद्युत परिपथ में ये बदलता रहता है, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बदलता रहता है, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो आर होगा वो इसका क्या रहेगा भाई, स्थिरांक रहेगा। स्थिरांक का मतलब क्या हुआ, जो आर मैं यहां लिखूंगा, मतलब मेरी एक वैल्यू आर की यहां से निकल जाएगी, तो उसी वैल्यू को मैं यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, जो वैल्यू मेरी यहां पर निकलेगी उसी वैल्यू को मैं यहां पर भी तो लिख सकता हूं यार। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को बढ़ाया है ना, बात समझ में आई। अच्छा देखो, आप सोच रहे होगे कि मैंने एक जगह ये बोला कि आपने करंट को 5 एम्पियर बोला, फिर दूसरी जगह आपने 10 एम्पियर बोला, अच्छा 5 जो भी बोला था यार। चलो देखो, करंट बढ़ने से आर कम होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन अगर करंट और विभवांतर दोनों बढ़ते रहें और समान इंटरवल में, यानी कि समान जो आपका एक तरीके से क्या बोलूं मैं, सेम अमाउंट में बढ़े, ठीक है, समान मात्रा में बढ़े, तो आर हमेशा बराबर रहता है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, कब रहता है आर हमेशा बराबर, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा आर बराबर नहीं रहेगा, बात याद रखना। अगर आप सिर्फ करंट को बढ़ाते जाओगे तो आर बदलता जाएगा, बात समझ रहे हो मेरी। अगर आपने इसको छोड़, जैसे देखो समझाता हूं आपको, अगर आपने इसको 220 वोल्ट छोड़ दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, करंट एक बार 5 रख रहे हो, फिर 10 रख रहे हो, तो यार ये चीज बढ़ेगी या कम होगी, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी उतना ही चेंज कर रहे हो जितना आप इसमें कर रहे हो, तो आर समान रहेगा, बात समझ में आया। जैसे हमने यहां किया, यहां पर हमने क्या कर दिया भाई, हमने वी को भी बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब
जब आप एक सिंपल सा कंक्लूजन समझ लो यहाँ से कि जब आप v और i को समान मात्रा में बढ़ाओगे उस समय पर जो r रहता है वो स्थिर रहता है, नहीं तो ये बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि यार हमने तो करंट चेंज कर लिया तो r पे असर क्यों नहीं पड़ा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है r पे असर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो कुछ गलत मत सोचना कि हमने करंट बढ़ा लिया तो r क्यों नहीं घटा बटा, तो ये सब। ठीक है, तो देखो हमने करंट को समान मात्रा में बढ़ाया तो भाई r तो बराबर रहेगा, समान मात्रा में जब भी बढ़ता है r बराबर रहता है, यानी कि यहाँ पर जो मुझे r मिलेगा वही r मैं यहाँ पर भी यूज कर लूंगा। बात समझ में आई? r तो स्थिरांक है ना, तो पहले कंडीशन के लिए भी r बराबर होगा, सेकंड कंडीशन के लिए भी r बराबर होगा, तो इसमें हम लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलो देखो अब यहाँ से हम r निकाल लें तो r का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v बराबर में IR होता है। वहां से देख लेते हैं, देखो जैसे v बराबर में IR होता है, अगर हम यहाँ से r का फॉर्मूला निकालेंगे तो r हो जाएगा हमारा v बटे में i। क्या हो जाएगा r यहाँ से v बटे में i, तो v कितना है हमारे पास, v है हमारे पास 75। ठीक है, 75 अपॉन में 5, 75 अपॉन में 5 कितना हो गया, 15 ओम आ गया हमारे पास r। ठीक है, हमने SI मात्रक भी चेक कर लिया था, SI मात्रक चेक करके करना, डायरेक्टली मत कर देना। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सारा, तो आप चेक करके करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो देखो r कितना आ गया हमारा 15 ओम आ गया, तो हम इसके लिए भी r 15 ओम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 15 ओम यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें i निकालना है, तो i का फॉर्मूला मुझे बताओ, v अपॉन में r होता है, तो लगा दो बस फॉर्मूला। 150 अपॉन में 15 कितना आ गया, देखो आंसर 10 आ गया, नहीं आएगा? जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका आंसर 10 आएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई भी मतलब ऐसे नहीं होता कि न्यूमेरिकल की आपने शॉर्ट ट्रिक लगा दी, कोई ट्रिक लगा के यूज़ कर रहे हो, ट्रिक नहीं होती भाई, कंसेप्ट होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा भी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर। ठीक है, तो नोट कर लेना क्वेश्चन। चलो अब हम करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। आओ अपने अगले क्वेश्चन पे, अपना अगला क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, तो किसी धातु के 2 मीटर लंबे तार का 25 डिग्री पर प्रतिरोध 30 ओम है। यदि तार का व्यास 0.6 mm हो तो इस ताप पर इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है भाई, हमें इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। चलो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तो स्टेप, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन बनाओ, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, कैसे करना है वो आप देखो। चलो कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा वैसे। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको कराता हूं, देखो ध्यान से देखना है आपने। किसी धातु के 2 मीटर लंबे तार, तो 2 मीटर लंबा यानी कि मुझे क्या दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है, मैंने L लिख लिया, कितना 2 मीटर। ठीक है, अब तार का 25 डिग्री पर प्रतिरोध, मुझे तापमान दे रखा है, कितना दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है सेल्सियस। ठीक है, प्रतिरोध कितना है 30 ओम है, तो मुझे R भी दिया हुआ है भाई, मैंने लिख लिया 30 ओम। यदि तार का व्यास, अब मुझे व्यास भी दिया हुआ है, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें दे रखा होता है, mm है। ठीक है, तो इस ताप पर इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, इसकी प्रतिरोधकता निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार हमने तो टेम्परेचर वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो ये टेम्परेचर कहाँ से आ गया, ये तापमान कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि जब भी प्रतिरोधकता जब भी निकालने को बोला जाता है तो हमें एक टेम्परेचर पे प्रतिरोधकता समान दी जाती है। ठीक है, एक ही टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता समान रह सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें 25 डिग्री दे रखा था तो इसी ताप पर निकालना है। कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 25 डिग्री पर इतना है तो आप 30 डिग्री पर निकालो, ऐसे नहीं दिया जाएगा, हमें सेम टेम्परेचर पर दिया जाएगा। बस एक तरीके से ये है कि आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रतिरोधकता को क्या रखोगे, यहाँ पर समान रखोगे। ठीक है, इसी ताप पर हमें प्रतिरोधकता निकालनी है। अच्छा, ये प्रतिरोध के लिए भी लागू होती है ये चीज, प्रतिरोध भी समान रहता है एक ही ताप पर। ठीक है, चलो वो अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो, तो यहाँ से हमें प्रतिरोधकता निकालनी है भाई। प्रतिरोधकता का सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा तीसरा स्टेप, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, R A अपॉन में L, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन हमें A तो कहीं दिया नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, R पाई R स्क्वायर अपॉन में L। ठीक है, वैसे एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका है। आप चाहो तो पहले एरिया निकाल लो, फिर बाद में इसमें इस फॉर्मूला में डाल देना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वैसे टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना शुरू कर दो, ताकि आपका जो टाइम है वो इजीली बच जाए और आप इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ से जो R है, ये R कैसे निकाला जाता है भाई, आपको पता होगा D/2 से। तो हमारे फॉर्मूला हमने लिख लिया, फॉर्मूला रेडी है हमारे। अब हम करेंगे अपना चौथा स्टेप। चौथा स्टेप होता है SI मात्रक चेक करना। तो SI मात्रक चेक करते हैं। आओ देखो, L जो है, L का SI मात्रक मीटर में, बिल्कुल ठीक है। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। R यानी कि R का SI मात्रक ओम है, बिल्कुल ठीक है, ओम में ही होता है। लेकिन D भी तो एक तरीके की लंबाई होती है और लंबाई का SI मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन यहाँ तो ये मिलीमीटर में आ गया। तो क्या किया जाए, इसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे आपको पता होगा 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर के अंदर 1/1000
1000 मीटर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करने पर ही हो जाएगा 0.6 मीटर और अपॉन में 1000, ठीक है। हमने इसकी यूनिट चेंज कर ली। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिखूं 0.0030 है ना, तो 06, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? नहीं, ऐसे मत लिखना इसको, ठीक है। आप इसको लिखोगे, अब इसको आप ना पावर की फॉर्म में चेंज कर लो। किस में? पावर की फॉर्म में। देखो इसका 0 हटाएंगे तो 1 10 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई? हमने इसको लिख लिया 6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखो 4 0 हो जाएंगे ना, 1 0 और ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 पावर 4। आपको पता होगा ना कि यार ये जो चीज़ होती है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 पावर 4। तो अब ये पावर माइनस में आपने मैथ्स का रूल पढ़ा होगा कि जब भी किसी की घात जो होती है वो नीचे होती है या ऊपर होती है, जब हम उसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो साइन होता है, जो उसका जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो डायमीटर यानी कि जो व्यास आया मीटर के अंदर वो क्या आ गया? 6 इंटू 10 पावर -4 और ये आ गया मीटर में। तो अब हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 इंटू 10 पावर -4 और अपॉन में 2, ठीक है। कभी भी 10 पावर वाली नंबर इससे डिवाइड नहीं होते हैं, बात ध्यान रखना, कहीं आप इसको काट दो 5 टाइम, काट मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 इंटू 10 पावर -4 और ये मीटर, ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। इतना नोट करो और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। चलो देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो है रो बराबर में r पाई r स्क्वायर अपॉन में l, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। जो जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं वैल्यूज़ पुट कर दो भाई। वैल्यूज़ क्या है? देखो हमें दे रखा है 30 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में r स्क्वायर 3 इंटू 10 पावर -4 और इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा, भिन्न के बारे में पढ़ रखा होगा। इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद देखो मैं यही कर देता हूँ, ये उल्टा होगा तो ये 2 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अरे यार देखो जैसे ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ साइड में समझा देता हूँ। देखो जैसे कभी भी a अपॉन b लिखा है और इसके नीचे c है, तो c के नीचे हम 1 लगा लेते हैं और इसका उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने पर ये कुछ ऐसा हो जाता है a अपॉन b मल्टीप्लाई 1/c, ठीक है। तो ये 1/c यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 7 2 14 हो गया यहाँ पर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आप एक बात याद रखना, आप ना इसका स्क्वायर मत कर देना गलती से। कभी भी पावर का स्क्वायर नहीं होता, कभी भी घात का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। घात जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कहाँ लिखूँ यहाँ लिख देता हूँ। देखो जैसे कभी भी m की पावर n है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 10 है, 10 की पावर 2 है और इसके पास ऊपर लिखा हुआ है 3, तो ये दोनों जो घात होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 और 4 है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका स्क्वायर नहीं होगा। कहीं आप 4 की जगह पर 16 लिख दो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या बन जाएगा हमारा 30 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -8, ठीक है। ये हमारा आंसर आया। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आप निकालेंगे वो हमारा किसकी वैल्यू होगी? वो हमारी प्रतिरोधकता की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो मैं इसको काट देता हूँ, वैसे तो छोटा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 7 टाइम्स 2 से और ये 15 टाइम्स, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा, तो आप सिंपल लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 और अपॉन में 7, ठीक है। ये चलो आगे कर दूं इसको पूरा, चलो पूरा ही कर देता हूँ आपको, ठीक है। पूरा कर देता हूँ, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आगे। देखो तो अब हम इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं भाई। कंप्लीट करने पर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा ये नोट कर लिया था ना, वीडियो रिवाइंड कर लो, 10 सेकंड पीछे करो और इसको नोट करो फटाफट, नहीं तो ये मैंने रब कर दिया यहाँ पे। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 और अपॉन में चल रहा है इसके 7, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 2 18, 1 कैरी 9 2 18, 198 आ जाएगा ये, ठीक है। 198 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15। अच्छा चलो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यार क्या अलग अलग करूँ बार बार। 198 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। 5 8 40, ठीक है। 5 45 और ये 9, ठीक है। 4 ऊपर 5 एकम 5 9 और ये 8 9 और 1 कितना आ गया 0, 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए, ठीक है। और ये 10 और 4 14 हो गए और ये 1470 आ गया हमारे पास, 1470। ये तो यार सीधा सीधा इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। देखो सही आया ना हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेना यार। 22 इंटू 9 दूनी 18, ठीक है। 8 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। ये तो सही आया बिल्कुल यहाँ तक। तो इसकी मल्टीप्लाई होकर तो सही आया यहाँ तक, सही करा है ना हमने स्क्वायर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर तो ठीक आ गया यहाँ से।
अब हमें क्या करना है, 15 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 अट्ठे 40, 40 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया, 5 ने 45 और 9, ठीक है, 4 ऊपर, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा 98 पूरा। अच्छा ये 9 है यार, देखो मैं इसको 4 समझ के चल रहा था, ये गलती हो गई, ठीक है। तो 0 7 ये 10 और ये 9 19 हो गया, और ये आ गया 1970, ठीक है। हमारा जो आंसर आया वो आया है 1970 गुणा में 10 पावर -8 और अपॉन में 7, ठीक है। अगर मेरे से कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आप खुद कैलकुलेशन करोगे, वैसे तो आपने आंसर निकाल ही लिया होगा अब तक, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 और आपके 8, ठीक है, 7 1 बच गया, 1.4 और 1 नहीं सॉरी 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 281.42 इंटू 10 पावर -8, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेना, अपना बिल्कुल करेक्ट तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि कंसेप्ट था, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने निकाली है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता वैसे इतनी बड़ी नहीं आएगी, मुझे पता है मेरा आंसर गलत है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। प्रतिरोधकता हो गई ओम मीटर के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो, आप मेरी मिस्टेक को करेक्ट करके लिख देना, ठीक है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपने 5वें क्वेश्चन पे देखो, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 L तथा मोटाई 2 एम्पियर हो, सॉरी 2 एम्पियर। तो आओ यार अपने 5वें क्वेश्चन पे, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 L तथा मोटाई 2a हो, ठीक है। मोटाई का मतलब है बेसिकली आपको क्षेत्रफल दे रखा है, कभी भी आपको मोटाई बोले ना कि तो आपको तार की मोटाई दी हुई है तो उसका मतलब वो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। चलो हमें इसमें 2 तार दे रखे हैं, तो मैं इसको 2 तार के रूप में लिखूंगा। जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन बनाएंगे हम लिखेंगे पहला तार, जी मैं लिख लेता हूँ तार नंबर 1, तार 1, ठीक है, और दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर तार 2, 2 तार दे रखे ना हमें। चलो तार 1 की लंबाई बोलो, लंबाई हमें दे रखी है L, उसकी मोटाई हमें क्या दे रखी है, यानी कि क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल हमें A दे रखा है, और उसका जो प्रतिरोध दे रखा है यानी कि जो R दे रखा है वो दे रखा है मुझे 4 ओम, और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तार नंबर 2 पे आते हैं, तो तार नंबर 2 के लिए जो लंबाई है वो है L = 1/2 L, यानी कि L जो है उसको आपने आधा कर दिया है, ठीक है, मतलब जो पहला तार है उसका आधा है दूसरा वाला तार, ठीक है। चलो हमें जो मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 2a, ठीक है, और ये जो है इससे दुगना मोटा है, यानी कि ये वाला तार मोटा है और ये वाला तार पतला है, ठीक है, और लेकिन ये वाला तार लंबा है और ये वाला तार छोटा है, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, इसमें हमें R निकालना है, हमें प्रतिरोध ही तो निकालना है, ध्यान से देखो प्रतिरोध निकालना ना। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा भाई, प्रतिरोध हमें निकालना है, तो मैं इसको R1 लिख लेता हूँ, ठीक है, और क्या करूं, मैं इसको R2 लिख लेता हूं, ठीक है। चलो मैंने इसको R1 लिख लिया, R2 लिख लिया, मुझे R2 निकालना है, ठीक है। तो R2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको फॉर्मूला देखूंगा सबसे पहले, मेरे पास फॉर्मूला क्या है। अब देखो R के, मैंने आपको बोला था जब हमें लंबाई या चौड़ाई दी जाती है तो हम R का एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो ये वाला फॉर्मूला है रो L/A, ठीक है। तो देखो मुझे L और A तो दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ यार, प्रतिरोधकता नहीं दी हुई, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि एक पदार्थ का आप चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, एक पदार्थ के आप चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, समान तापमान पर उसकी प्रतिरोधकता भी समान होती है, ठीक है। एक पदार्थ जैसे कॉपर है, कॉपर के आप चाहे 1000 टुकड़े कर लो और एक ही तापमान पर उन सभी की प्रतिरोधकता क्या रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो हमें ये भी तो दे रखा है, तो हम यहाँ से इस प्रतिरोधकता नहीं निकाल सकते, रो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो एक वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो ना तार का दूसरा टुकड़ा एक ही तो पदार्थ का है, मैं बोल तो रखा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, तो एक ही टेम्परेचर पे हम मेजर करेंगे ना उसको, एक ही टेम्परेचर पे बताएंगे, मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोधकता होगी वही प्रतिरोधकता यहाँ पर भी होगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से प्रतिरोधकता निकालेंगे, प्रतिरोधकता निकालने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा के उसको डाल देंगे। देखो यहाँ से जो प्रतिरोधकता निकलेगी वो क्या निकलेगी, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बोलो, ये होता है RA/L। फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स को देखो, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो हमें R की जगह पर क्या दिया हुआ, जो वैल्यू दे रखी है मुझे, अच्छा मैं R1 लिखूंगा यहाँ पर, इसे क्यों लिख रहे हैं R1, क्योंकि यहाँ पर पहला प्रतिरोध तार 1 का प्रतिरोध ना, तो प्रतिरोध तो अलग अलग है ना, इसलिए मैंने उसको R1 और R2 लिख लिया। तो R1 की जगह पर मैंने डाल लिया 4 ओम, मल्टीप्लाई में A की जगह पर मुझे क्या दे रखा है, A ही दे रखा है मैंने, इसलिए A लिख लिया, इसको अब मैं ये हटा रहा
रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो लिखेंगे इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय ए यानी कि 4a, और अपॉन में एल के बारे में मुझे क्या दे रखा है, एल ही दे रखा है, तो मैं इसको एल लिख लिया, ठीक है। तो मैंने इसको एल लिख लिया। अब आगे देखते हैं भाई, आगे हमें प्रतिरोधकता तो हमारी मिल गई, हमें प्रतिरोधकता तो यही आएगी हमें, क्योंकि कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो ये नंबर वाले फॉर्म में तो आएगी नहीं, मतलब नंबर में नहीं आएगी ना यार, ए और एल दे रखा है हमें, तो डायरेक्टली आ जाएगा ना यही आंसर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आर। तो आर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे प्रतिरोधकता मिल चुकी है। प्रतिरोधकता को मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि समान पदार्थ की प्रतिरोधकता, चाहे आप कितने भी टुकड़े कर लो, प्रतिरोधकता समान रहती है, लेकिन समान तापमान पर रहती है। ये नहीं कि तापमान भी अलग अलग कर रहे हो, अगर तापमान अलग अलग कर दोगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो रो होगा हमारे पास आ गया 4a अपॉन में एल, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं भाई, हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला में हम कैसे कैसे डालेंगे। हमारे पास ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला होता है हमारे पास रो एल अपॉन में ए, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, ध्यान रखना। अब मैं डालूंगा जिसकी वैल्यूज़, अब मैं इसकी वैल्यूज़ डालना शुरू करूंगा। मुझे R2 चाहिए तो मैं R2 लिख रहा हूँ, R2, ठीक है। अब मैं रो की जगह पर क्या डाल दूंगा, 4a अपॉन में l, तो मैंने रो की जगह पर लिख दिया 4a अपॉन में l। बात समझ में आई है, मैंने सिर्फ रो की जगह पर लिखा है अभी, मल्टीप्लाई। अब मुझे इस केस में तार 2 का l कितना है, तार 2 की लंबाई कितनी है, 1/2, तो मैंने इसको लिख लिया 1/2 l। ये बात आपको समझ में आई, 1/2 l लिख लिया। और अपॉन में इसके क्या चल रहा है भाई, इसके अपॉन में चल रहा है a क्या है, मुझे a दे रखा है 2a, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो केस हो गया ये वही वाला केस नहीं हो गया, a अपॉन b और इस पूरे के अपॉन में c, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा करेंगे मतलब ये जो 2a होगा यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2a यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और l भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, देखो ना ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 4a अपॉन में l, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4a हो गया ना, 2 2 4a हो गया, और अपॉन में मल्टीप्लाई में यहाँ पर l बच गया इसके पास, ठीक है। 1/2 l था ना, तो l, अच्छा एक मिनट, नीचे भी l, हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल। ये 2a तो 2 मतलब ये 2 2 4 हो गया, ये ऊपर वाला l है, ये नीचे वाला l है जो यहाँ था। नहीं बात समझ में आई, चलो मैं इसको ना अलग तरीके से कर लेता हूँ। हम क्या कर लेते हैं, प्रतिरोधकता को अलग साइड में लिख लेते हैं, 4a अपॉन में l, और मल्टीप्लाई में पूरा ये वाला पार्ट अलग लिख लेते हैं, l अपॉन में a। देखो अब ये जो हो जाएगा, ये ऊपर ऐसे नहीं हो जाएगा, l अपॉन में 4 ऐसे नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, l अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखो अब 4a से क्या हो गया, 4a कट गया, l से l भी कट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो क्या बचता है, जब कुछ नहीं बचता सब कुछ कट जाता तो हमारे पास बचता है 1। तो यानी कि जो हमारे पास दूसरा तार है उसका प्रतिरोध कितना है हमारे पास, सिर्फ 1 ओम है, ठीक है। हाँ, इसका प्रतिरोध कितना है, सिर्फ 1 ओम है। इसका प्रतिरोध 4 ओम था। तो विद्युत धारा अगर मैं पूछ लूँ कि चलो ये बताओ मुझे, विद्युत धारा किस में से सबसे ज़्यादा जाएगी, तो किस में सबसे ज़्यादा जाएगी विद्युत धारा और आर में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में बदलते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ अगर बदलेंगे तो भाई यहाँ पर ये ज़्यादा है तो विद्युत धारा इसमें कम होगी, यहाँ पर ये कम है तो विद्युत धारा इसमें ज़्यादा होगी। यानी कि हम कहेंगे कि तार 2 जो है इसके अंदर से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और इसी के साथ आपका 5वां क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बाकी के 5 क्वेश्चन भी हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट से जुड़ा होने पर संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि हमसे कभी कभी यंत्रों की संख्या पूछ सकते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमसे यंत्रों की संख्या पूछी है, यानी कि प्रतिरोधकों की संख्या पूछी है, ठीक है। और कौन सा क्रम बोला है, पार्श्वक्रम बोला है, ठीक है। चलो पहले हम आर लिख लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो हमें बोल रखा है 176 ओम प्रतिरोध, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 176 ओम दे रखा है। तो मैंने इसको 176 ओम लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। चलो संयोजित करें कि 220 वोल्ट से जुड़ा होने पर, 220 वोल्ट से, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो V है, यानी कि जो विभवांतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। और ये मैंने आपको बताया था कि हो सकता है हमें REFF ना दे रखा हो, डायरेक्टली हमें विभवांतर दे रखा हो और विद्युत धारा दे रखी हो। देखो वही चीज़ है, ठीक है। तो हम REFF यहाँ से निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया भी था जब हम क्वेश्चन फॉर्मूला कर रहे थे तब, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से हमें पहले REFF निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्श्वक्रम में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/REFF इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 1/r। अगर हमें यहाँ से यंत्रों की संख्या यानी कि n निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा REFF, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारा। तो लेकिन मेरे पास R तो है बट REFF नहीं है, तो मेरे को पहले REFF निकालना पड़ेगा। तो REFF मैंने क्या बोला था कि हम ओम का नियम लगा के निकाल लेंगे, तो बस ओम का नियम लगा दो, क्योंकि ये जो विभवांतर है ये पूरे संयोजन का है, ये जो विद्युत धारा है ये भी पूरे संयोजन की है, और ये जो REFF है ये भी पूरे संयोजन का है, ठीक है। तो हमें तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो तीनों की वैल्यू देने की मतलब 2 की वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे V = IR से, ठीक है। तो V = IR में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा V
बटे में आई, ठीक है। ये आपको पता होगा, ओम का नियम जो होता है वो V इक्वल्स टू आई आर होता है, और इसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो V अपॉन में आई बन जाएगा। कर दो बस डिवाइड। अब क्या है 220 वोल्ट अपॉन में 5, और ये कितना हो जाएगा वोल्ट में, और ये एम्पियर में। ये इससे कट जाएगा 44 टाइम्स। कितने टाइम्स भाई 44 टाइम्स, 44 बार कट गया इससे। यानी कि जो हमारी REFF की वैल्यू आई, जो हमारा न्यूनतम कुल प्रतिरोध क्यों, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है, तो न्यूनतम कुल प्रतिरोध जो आया वो आया 44 ओम, ठीक है। 44 ओम आया। अब ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, n यानी कि यंत्रों की संख्या निकालनी है। तो बस कर दो, इस फॉर्मूला में लगाओ, n इज इक्वल्स टू आर कितना है 176। अरे आर वही तो होता है यार जो हमें एक प्रतिरोधक यानी कि एक यंत्र का जो प्रतिरोध दे रखा होता है, हमें वही तो बोलते हैं, उसे ही तो बोलते हैं आर, ठीक है। तो हमने लिख लिया ऊपर, और नीचे REFF कितना निकाला अभी हमने 44 निकाला। तो जब आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ ये दोनों मिलके आपको कितनी बार कट जाएगा, इससे 4 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो 4 बार कट गया, तो हमारे पास यंत्रों की संख्या कितनी आ गई 4। तो हम बोलेंगे कि हमने कितने यंत्र लगाने हैं भाई 176 ओम प्रतिरोध के 4 यंत्र लगाने हैं, ताकि क्रम संयोजन से हमें 220 वोल्ट, मतलब क्रम संयोजन से हमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा मिल जाएगी जब वो 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अपना सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 25 ओम प्रतिरोध वाली विद्युत इस्त्री 7 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, 0.5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है I² R और T। हमें तीनों ही चीज़ दे रखी हैं, देख लो। I कितना दे रखा है हमें 7 एम्पियर दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद इसको करेंगे, ठीक है। बस कराने का मोटिव ये है ना यार, क्या इस वीडियो का कराने का मोटिव यही है कि आपका बेस तैयार हो जाए, ठीक है। बेस तैयार होने के बाद कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, जिसमें हम विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास एक बेस बनाने के लिए वीडियो थी, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 7 एम्पियर हो गया, ठीक है। 7 एम्पियर के बाद हमें टाइम कितना दे रखा है 0.5 मिनट। 0.5 मिनट का मतलब कितना होता है भाई 30 सेकंड होता है, तो 30 सेकंड मैंने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में चाहिए होता है। उसके बाद मुझे प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध कितना है 25 ओम है, ठीक है। 25 ओम प्रतिरोध है। चलो लगाओ फॉर्मूला में, बहुत सिंपल सी बात है। ऊष्मा निकालनी थी तो ऊष्मा का फॉर्मूला मेरे पास था I² यानी कि 7 का स्क्वायर। चलो मैं लिख लेता हूँ, H बराबर में 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई R कितना है 25 है मल्टीप्लाई 30 सेकंड, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 30। आप चाहो तो सबकी मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 750 हो जाएगा, ठीक है। 750, ठीक है, हाँ 750 ही आएगा ना, 25 250, हाँ ठीक है, हाँ 750 ही आएगा। 750 इंटू में 49 हो गया ये तो, ठीक है। तो ये हो गया 49 की मल्टीप्लाई हमें 750 में करनी पड़ेगी, 750 में मल्टीप्लाई 49, 0 5 4 7 63, और ये हो गया 67। यहाँ पर आ गया 0 0 2 7 चौक 28, और ये हो गया 30, ठीक है। 30 हो गया, 0 5 7 6 3। ये जो है ऊष्मा हमारी आ गई कितनी 3 6 7 5 0 और जूल, ठीक है। आप चाहो तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। किलो जूल में बदलने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे 36.750 किलो जूल, ठीक है। ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन, कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, ठीक है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति का फॉर्मूला बोलो भाई, P इक्वल्स टू VI। एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास शक्ति का, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास I² R, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है V² अपॉन में R। लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें V दिया हुआ है, V हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, और I हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अच्छा इसके साथ में वोल्ट है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, शक्ति निकाल सकते हो। बेसिक ही तो है यार, सारा बेस क्वेश्चन कराने हैं मुझे आपको। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अगर किसी को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल यार आप खुद करो, ठीक है। यहाँ पर बस आप समझ लो कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। समझ लो बस फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट हटा लो, यहाँ से पॉइंट जब आप उठाओगे तो ये 5/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 5/10, 0 से 0 कटा, 22 5, ये हो गया 110, ठीक है। और पावर आया है तो पावर आती है हमारी वॉट में, इसलिए मैंने लिख दिया वॉट। आप चाहते तो इसको डब्ल्यू भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं यार आपको, क्योंकि बेस बनाना है मुझे तो, ठीक है। चलो आते हैं अगले 9th क्वेश्चन पे।
अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे प्रतिदिन चला रहे हो आप उसे, ठीक है, और 3 रुपए किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य बताओ, यानी कि 1 महीने का हमें बिल बताना है यदि आप इस रेफ्रिजरेटर को चलाते हो तो, ठीक है। तो बिल निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं एक अलग फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये सोचो कि आपका जो बिल है वो कैसे आता है घर में। आपका बिल यूनिट के रूप में आता है कि आपने महीने में 30 यूनिट यूज करी है तो आपका बिल इतना होगा, यानी कि हमें 1 यूनिट का मूल्य देना होता है, ठीक है, और 1 यूनिट होती है ये, ठीक है। आप अगर आपने वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो वहां देख लो, मैंने वहां बता रखा है कि हम बोलते हैं कि 1 यूनिट जो है वो इसके बराबर होती है, यानी कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है ये 1 यूनिट का रूप होता है, ठीक है। बात समझ में आई? हम इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, यानी कि इतनी ऊर्जा 1 यूनिट के अंदर होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट निकालने का, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, यूनिट की जो संख्या निकाली जाती है, यूनिट की संख्या, मैं यूनिट हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। यूनिट की संख्या निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ध्यान से सुनना, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति गुणा में घंटों में समय होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए? घंटों में होना चाहिए। मैं चलो यहां लिख देता हूं एच में, ठीक है, घंटों में होना चाहिए समय। हम इसको भाग करेंगे 1000 से, ठीक है। लेकिन ये जो मैं निकाल रहा हूं ये सिर्फ 1 दिन के यूनिट निकाल रहा हूं, सिर्फ 1 दिन के लिए यूनिट निकाल रहा हूं। और अगर आपको 4-5 दिन के लिए निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसे दिन से, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर आपको यूनिट की संख्या निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? आपकी जो शक्ति है उसकी मल्टीप्लाई घंटों में कर देंगे। 1 दिन का तो सिर्फ इतना रहेगा, सिर्फ इतना, लेकिन अगर आपको 15-20 दिन 30 दिन बोला जाए, जैसे इसमें बोल रखा है 30 दिन के लिए, तो हम उसमें दिन की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ध्यान से सुनना है आपको। हमें निकालनी पड़ेगी पहले यूनिट की संख्या, क्योंकि हमें 1 किलोवाट आर की तो बता रखी है भाई, 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट जो आपकी 3 रुपए है। तो आप ये बताओ कि कितनी यूनिट आप यूज करोगे, पहले यूनिट ही तो निकालनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से तो बिल बनता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो हम पहले यूनिट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। देखो यहाँ जो ये शक्ति है, ये शक्ति होनी चाहिए आपकी वॉट में, समय होना चाहिए घंटों में, और दिन तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे निकालेंगे हम, यूनिट की संख्या निकाल रहे हैं। यूनिट की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पावर यानी कि शक्ति मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है शक्ति मुझे? 400 वॉट दे रखी है, मैंने 400 वॉट लिख लिया। इनटू में टाइम दे रखा है घंटों में 8 घंटे, तो मैंने 8 लिख लिया। अब दिन कितने दे रखे हैं मुझे? 30 दिन दे रखे हैं, इसलिए मैंने 30 दिन लिख लिया। बात समझ में आया आपको? अगर 1 दिन दे रखा होता तो मैं 1 की गुणा कर देता, यानी कि 1 दिन के लिए निकाल लेते, लेकिन हमें 30 दिन दे रखे हैं ना, तो हम 30 की मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? और यहां पर हम क्या कर देंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए पहले आप 1000 से 2 0 काट लो, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? देखो 1 0 ये कट गया, ठीक है, 3 0 तीनों के तीनों 0 कट गए। यहां पर आपके पास अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32, 32 या 96, तो आपके पास आ गया 96 यूनिट, ठीक है। 96 यूनिट आ गई, मतलब 96 किलोवाट घंटा, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। तो 96 यूनिट का मतलब हो गया 96 किलोवाट घंटा। तो आपकी जो टोटल शक्ति, शक्ति नहीं, टोटल जो ऊर्जा, टोटल जितनी भी कंप्लीट ऊर्जा आपने यूज करी है, विद्युत ऊर्जा यूज करी है, वो आई है आपकी 96 किलोवाट आवर। अब हमें बोल रखा है भाई कि एक किलोवाट का जो मूल्य है वो कितना है? 1 किलोवाट आवर का जो मूल्य है वो है 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए। तो आपके 96 का कितना होगा? 96 का हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, ठीक है, 3 रुपए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, 18 1 3 9 27, और ये हो गया 288 रुपए। यानी कि हमें महीने के बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे? हमारा बिल कितना आएगा? 288 रुपए का हमारा बिल बन जाएगा। बात समझ में आई है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रतिरोधकता पर आते हैं या प्रतिरोध पर आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या फिर अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको 5 चीजें निकालनी पड़ेंगी, विद्युत धारा भी निकालनी पड़ेगी, विभवांतर भी निकालना पड़ेगा, और आपका जो प्रतिरोध है वो भी निकालना पड़ेगा, प्रतिरोधक, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई की तरफ से जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे हर साल सैंपल पेपर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल पेपर इस साल रिलीज होगा, मैं उसके लिए भी उसमें जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके आपकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेस बनाने के लिए वीडियो थी। यहां पर आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें कि हमें यूनिट की संख्या कैसे निकालनी है। 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 यूनिट इसके बराबर होती है, ठीक है। और यूनिट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति गुणा में समय और गुणा में दिन, अगर 1 से ज्यादा दिन हो तो। लेकिन अगर 1 ही दिन होता तो 1 की कर देते, और नीचे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, और यहां से जो हमारा आंसर आता है वो आता है किलोवाट घंटे में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। चलो, हमारा जो 9th क्वेश्चन था वो भी हो गया। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यार अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले 2-3 बातें।
मैंने जो आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप कराना छोड़ दिया था, उसका एक रीज़न था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है भाई। देखो तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आप 10 के 10 क्वेश्चन में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक निवेदन है कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे हमने न्यूमेरिकल करना सीखा था, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले ये निकालो फिर वो करो, इस तरीके से आप करेंगे। इसमें आपका ही फ़ायदा है क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो यार इसमें मेरी मेहनत भी खराब जाएगी, साथ में आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ तक 10th क्वेश्चन तक, क्योंकि यार इतनी लंबी वीडियोस कोई नहीं देखता, 1-1.25 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये थोड़ी सी बातें थी तो हमने कर ली। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, तभी आप सीख पाओगे इसे, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत मतलब सफल हो रही है, ठीक है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है। विद्युत मोटर जो है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, ओके। हमें दे रखा है वी दे रखा है भाई 220 वोल्ट, और विद्युत धारा कितनी दे रखी है, I = दे रखा है हमें 5 एम्पियर। चलो हमने लिख लिया। अब मुझे निकालना है मोटर की शक्ति बताएं तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित करें, यानी कि मोटर की शक्ति बतानी है, P निकालना है और मुझे E भी निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकालनी है। चलो P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर में होता है, P के हमारे पास 3 फॉर्मूला थे ना, हमने पढ़े थे P यानी कि शक्ति के 3 फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पहले ही फॉर्मूला लग रहा है, देखो डायरेक्टली V और I हमें दे रखा है, ऐसा ही मात्रक भी बिल्कुल ठीक है। P बराबर में VI, तो V हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय कितना 5, कितना आ गया हमारा आंसर 1100, ठीक है। और ये आ गया वॉट के अंदर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 1100 वॉट। गुणा करके देख लेना। अब हमें निकालना है E, तो E का फॉर्मूला होता है भाई, हमारा पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P मल्टीप्लाइड बाय T, 4 फॉर्मूला इसके भी थे, तो P मल्टीप्लाइड बाय T हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो T है यहाँ पर घंटों में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब ये घंटों में होगा तो ही ऊर्जा आप जूल में निकालेंगे, वैसे इसको ऊर्जा को वॉट घंटों में लिखा जाएगा। देखो P कितना है 1100, ठीक है, 1100 इंटू 2 बोल रखा है, तो 2 घंटे में कितनी ऊर्जा आ गई 2200। अब आप इसको जूल भी लिख सकते हो और आप इसे वॉट घंटा भी बोल सकते हो, ठीक है, वॉट घंटा, ठीक है। वैसे इसको हम दोनों नहीं बोल सकते क्योंकि यार इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जूल हम सेकंड के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो मैं इसको जूल नहीं लिखूंगा। हमारे साथ यही गलती होती है कि भाई ये ऊर्जा है तो हमने इसको जूल में लिख दिया, लेकिन हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। किसी ने अगर कन्वर्ट करना नहीं सीखा है तो प्लीज़ उस चैप्टर की वीडियो जाकर देख लो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट के अंदर कितनी जूल में ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर हमें इसे जूल में निकालना पड़ेगा तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ की, तो बस आप इतना छोड़ सकते हो और आप बोल दोगे कि हमारी जो ऊर्जा है वो इतनी यहाँ पर निकल के आई है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला होता कि आप जूल में परिकलित करो तो आप जूल में परिकलित कर देते, लेकिन हमें बोला नहीं है तो हम इसमें भी आंसर छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो हमारी जो वीडियो थी वो खत्म हो गई। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी, और एक रिक्वेस्ट फिर से यार इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर लेना। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाऊँ 4th चैप्टर के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको 4th चैप्टर चाहिए या फिर आपको कोई और चैप्टर चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बता देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका 10th क्लास का सिलेबस इनकम्प्लीट है। वैसे तो इनकम्प्लीट है यार, बहुत सारे चैप्टर कराने हैं, अभी 4 ही तो हुए हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, वीडियो खत्म हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।